वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर आपके लिए जो आपका SST NIS 10th क्लास जिसका कोड है 213, उसका आपका सैम्पल पेपर चल रहा था जो न्यू पैटर्न का है। उसके हमने 24 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चन 24 उसमें हो गए थे वो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन है। तो उसमें बीच में मैंने जैसे इन तीनों को मैंने अलग अलग सीरीज में लिख दिया था, तो इसीलिए वो 24 हो गया था। बट वहां तक 22 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए थे और आज हमारा करेंगे 23 क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 23 पहला हमारा, ये आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव आए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक में भी आएंगे। तो पहला है, खाली स्थान दिया गया है, विद्रोह मुख्य रूप से हिंदुओं के शोषण के खिलाफ था। ठीक है, कि कौन सा विद्रोह था जो हिंदुओं के यानी हिंदू जो जमींदार थे उनके शोषण के खिलाफ था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, सन्यासी विद्रोह किसके काल में के बीच में बंगाल में हुआ। ठीक है, और तीसरा है, मुंडा विद्रोह खालिस्तान वर्ष में हुआ। तो ये तीनों विद्रोह हैं, अलग अलग दिए गए हैं कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो ये जो आपकी ये क्वेश्चन है वो मैंने अलग से किए हुए, मैं अभी आपको वो अपनी नोटबुक में दिखाती हूँ कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखते हैं, विद्रोह मुख्य रूप से हिंदुओं के शोषण के खिलाफ था। हिंदू जमींदारों के जो शोषण के खिलाफ था वो कौन सा था, तो ये था मिपिला युद्ध। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा मिपिला युद्ध, इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा है, सन्यासी विद्रोह किसके काल के बीच बंगाल में हुआ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप राइट ये देखेंगे कि जो सन्यासी युद्ध था वो बंगाल में हुआ था और किसके कौन से उसमें हुआ था, तो 1770 से लेके 1820 के काल को सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 23 का ही क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1899 से लेके 1900 तक हमारा ये युद्ध चला था। तो ये तीनों युद्ध जो हैं वो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, मिपिला और सन्यासी और मुंडा विद्रोह। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन या आपको उसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। तो तीनों युद्धों को बहुत अच्छे से आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किन के प्रयास से नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने इसी में कराया वीडियो में, फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से सन में हुई थी। 1885 में ये हुई थी और किसके उसमें हुई थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के, तो इनको A.O. ह्यूम भी कहा जाता है और श्रीमती एनी बेसेंट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नरम दल और गरम दल दोबारा से एक हो गए थे इसके उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण की भावना में परिलक्षित होता है। यूरोप में जब धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्ति मिली तो किसका विकास हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन आया है ये आपका कितने मार्क्स का है, ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का समझते हुए आप कि राष्ट्र के लिए पुनर्जागरण की लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भावना आई थी वो कैसे दिखाई दी। यूरोप में जब धार्मिक प्रतिबंधों यानी प्रतिबंध का मतलब होता है रोक देना धार्मिक चीजों को, से मुक्ति मिली तो किसका विकास हुआ, किसका हुआ, राष्ट्रीय पहचान का। तो क्वेश्चन जो है राष्ट्रवाद से ही राष्ट्रीय पहचान का निकला है, तो इसको आप याद कर लेना। कहने का अर्थ ये है कि जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था यूरोप में तो धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्ति मिली तो किसका विकास हुआ था, राष्ट्रीय पहचान का। सॉरी ये दिखाई नहीं दिया आपको, तो इसका अर्थ है राष्ट्रीय पहचान। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में जो था ये भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी आप अच्छे से याद कर लोगे, आपका आई थिंक ये 4th या 5th चैप्टर ही रहा होगा। ठीक है, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना रही थी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया 1905 में। स्वदेशी आंदोलन क्या था आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अंदर था
कि आपको जो देश में जो चीज़ें हैं उनको ही प्रयोग करना है, बाहर से जितनी भी चीज़ें आती है तो आपने उनका जो है बहिष्कार कर देना है, सिर्फ स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। हवा, पानी और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टानों के कर्मिक विनाश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर सिर्फ वन वर्ड में आया है, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय का मतलब होता है, क्षय का मतलब होता है खत्म हो जाना, अपक्षय होना। ठीक है, तो ये कहता है कि हवा, पानी और जलवायु, आपको पता है इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। हवा कभी तेज आती है तो कभी धीमी, पानी कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और यही जलवायु है वहाँ की, तो परिवर्तन का कारण होती है भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो पृथ्वी है, ये सारे माध्यम होते हैं पृथ्वी के अंदर। तो इसके निकट जो चट्टानें होती है तो उनका विनाश हो जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, किस प्रक्रिया के अंदर कहा जाता है, जो चट्टानें फट जाती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, अपक्षय। ठीक है, क्षय का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो यहाँ पे हो गया उनका अपक्षय। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो सारे 1 नंबर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 वर्ड इसका आंसर देना होगा आपको, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हवा, नदियों, झरनों और ग्लेशियर जैसी प्राकृतिक एजेंसियों के माध्यम से अपक्षयित चट्टान सामग्री के कर्मिक परिवहन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसको कटाव कहा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन, हवा, नदियां, झरने और ग्लेशियर, ठीक है, जैसे प्राकृतिक जो एजेंसियों के माध्यम से अपक्षयित चट्टान सामग्री के कर्मिक परिवहन की प्रक्रिया को, यानी कि इनकी जो प्रक्रिया होती है, इन सबको क्या कहा जाता है, कटाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण को कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है। इसमें कहता है कि जो पृथ्वी की सतह है, एक बिंदु की भूमध्य रेखा उत्तर से या दक्षिण को कोणीय दूरी को कहा जाता है अक्षांश। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, इसको अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर, इनको अभी आप याद करके जाओगे। आगे देखें, 2 ऊंचे क्षेत्रों के बीच एक अवसाद या समतल भूमि क्या कहलाती है, घाटी कहलाती है। आपने देखा होगा 2 ऊंचे क्षेत्र, यानी कि 2 ऊंचे यानी पहाड़ टाइप 2 ऊंचे क्षेत्र हैं और उनके बीच में एक समतल भूमि, तो क्या कहलाती है, उसको घाटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हिमाचल और शिवालिक के बीच विद्यमान अनुदैर्घ्य घाटियां क्या कहलाती हैं, दून घाटी। ठीक है, जैसे देहरादून, जो हिमाचल और शिवालिक के बीच विद्यमान अनुदैर्घ्य घाटियों को दून घाटी यानी दून घाटी कहा जाता है। ये देहरादून मैंने इसलिए लिखा कि आप इसको समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 एकत्रित नदियों के बीच की जलोढ़ भूमि को लगभग हर वर्ष नदियों द्वारा बाढ़ आने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी है, डेल्टा और खादर। समझ आ गया कि 2 एकत्रित नदियों के बीच में जो जलोढ़ भूमि को लगभग हर वर्ष नदियों द्वारा बाढ़ आने वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, उसको डेल्टा खादर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की 4th वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी, तो आप चैनल पे बने रहना। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कल एक फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।